हेलो एवरीवन। हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है क्रिस्टल ऑल की इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो आज हम बात करने वाले हैं अपने 17वें वीडियो लेक्चर के ऊपर, जिसमें हम बात करेंगे समास के ऊपर। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे कि समास किसे कहते हैं। तो समास क्या है कि दो या दो से अधिक शब्द या पद, ठीक है, जब उसको हम संक्षिप्त कर देंगे तो क्या बने, उसको संक्षिप्त करने से जो नया शब्द बनता है और जो उसमें विधि प्रयोग होती है, ठीक है, तो उसे समास कहते हैं। जैसे यहाँ पद से क्या है कि ऐसे समझिए कि हाँ, यहाँ देखिए विद्यालय, ठीक है, एक नया पद बना और किस किस से बना है, विद्या और आलय से। ठीक है, तो विद्या के लिए जो आलय होगा, मतलब कि जो घर है, उन दोनों को जब हम एक साथ करेंगे तो उनके बीच में क्या हो गया, उनके बीच में समास हो गया है। ठीक है, तो उनसे क्या बना, नया बना विद्यालय। ठीक है, इसमें क्या हुआ कि दो पद हुए। पहला पद हमारा क्या, पद या शब्द क्या हुआ, विद्या, और दूसरा आलय। ठीक है, और इसी तरह देखते हैं विश्राम गिरी, तो विश्राम के लिए घर, ठीक है, गृह या घर। ठीक है, तो इसमें भी क्या है कि एक पहला पद तो हमारा ये विश्राम हो गया और दूसरा पद हमारा घर हो गया। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं कि जैसे रसोई के लिए घर, एक अन्य उदाहरण देखते हैं, रसोई के लिए घर। ठीक है, तो घर के स्थान पर यहाँ का एक रसोई घर कहते हैं। तो इसमें हम क्या कर दिए हैं कि उन दोनों को, रसोई के लिए घर जो बड़ा एक टर्म बन रहा था उसको हम शॉर्ट कर दिए हैं। क्या कर दिए, रसोई घर एक एक शब्द में कर दिए। वहाँ क्या थे कि रसोई के लिए घर, ठीक है, चार पांच शब्द बन रहे थे, पद बन रहे थे, उसको हम क्या कर दिए, एक जगह कर दिए। ठीक है, इसी विधि को हम समास कहते हैं। कम से कम शब्द में अधिक से अधिक अर्थ को प्रकट करना समास का मुख्य उद्देश्य होता है। ठीक है, तो समस्त पद समास प्रक्रिया के बाद जो नया शब्द बनता है, तो समास प्रक्रिया के बाद जो नया शब्द बनता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम समासिक पद या समस्त पद कहते हैं। जैसे कि रसोई घर जो हुआ, ठीक है, रसोई घर जो है हमारा, ये क्या है, हमारा समासिक पद या समस्त पद हो गया। ठीक है, इसी तरह विद्यालय जो है हमारा, यह समासिक पद या समस्त पद हो जाएगा। ठीक है, और इसी में एक अगला टॉपिक आता है समास विग्रह। तो जब हम पदों को फिर से अलग अलग कर देंगे, ठीक है, तो उसको समास विग्रह कहेंगे। तो समास विग्रह में देखते हैं, जैसे कि हम विद्यालय की बात कर रहे थे, तो विद्यालय में देखिए विद्या के लिए आलय। ठीक है, तो विद्यालय का जब हम समास विग्रह करेंगे तो विद्या के लिए आलय मतलब विद्या का घर, विद्या के लिए जो घर है वो विद्यालय होगा। ठीक है, उस तरह विश्राम गिरी पे हम बात कर चुके हैं। ठीक है, तो जो समस्त पद होते हैं या समासिक शब्द जो है, उसमें क्या होता है कि दो पद होते हैं, एक पूर्व पद, एक उत्तर पद। ठीक है, जैसे कि विद्यालय हमारा समासिक पद हो या समस्त पद हो गया। ठीक है, इसमें क्या है कि विद्या और आलय दो पद है। ठीक है, तो इसमें विद्या क्या है कि पूर्व पद, पूर्व पद से क्या तात्पर्य है कि पूर्व मतलब पहले। ठीक है, जो पहले वाला पद होगा उसको पूर्व पद कहेंगे, जो बाद वाला जो पद होगा उसको उत्तर पद कहेंगे। ठीक है, और जब इसी इसी विद्यालय का जब हम समास विग्रह करेंगे तो विद्या के लिए आलय हमारा समास विग्रह हो जाएगा। और जब आगे बात करते हैं तो समास के मुख्यतः चार भेद बताए गए हैं और दो उपभेद होते हैं। तत्पुरुष समास में दो उपभेद आएंगे इसके। ठीक है, तो अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास। ठीक है, तत्पुरुष समास में जब हम उपभेद देखेंगे तो तत्पुरुष समास में छह उपभेद होते, उसके प्रकार होते हैं और दो उपभेद होते हैं इसमें। ठीक है, जिसमें आप देखेंगे कि एक द्विगु हो जाएगा, ठीक है, द्विगु समास, और दूसरा कर्मधारय समास हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम अव्यय भाव के समास की बात करते हैं। तो जैसे नाम से ही प्रकट हो रहा है अव्यव। ठीक है, इसमें क्या है कि अव्यव है जिसमें पहला पद जो है प्रधान होता है। ठीक है, और समस्त पद अव्यव हो उसे अव्यय भाव समास कहते हैं। तो पहला पद क्या होगा, पहला पद से क्या तात्पर्य है, पूर्व पद। ठीक है, यह क्या होगा, प्रधान होगा और इसमें एक अव्यव होगा। तो इसमें सबसे अच्छा पहचानने का क्या तरीका है कि अव्यय भाव समास में आपका एक अव्यव रहेगा।
ठीक है। अव्यव से क्या तात्पर्य है? ठीक है, अव्यव अव्यव देखिए, या फिर आप देख सकते हैं यहाँ उपसर्ग। इससे पहले हम लोग उपसर्ग पे बात कर चुके हैं। तो अव्ययभाव समास में देखिएगा कि इसमें उपसर्ग पहले लगा रहेगा। ठीक है, नॉर्मली अगर किसी समास आपको पहचाने के लिए दे दिया जाए और उसमें उपसर्ग पहले लगा है, ठीक है, तो आप ये कह दीजिएगा कि ये अव्ययभाव समास है। जैसे आजन्म, ठीक है, तो आ यहाँ पर क्या है? आ यहाँ पे उपसर्ग लगा है। इससे हम क्या कह सकते हैं? यह अव्ययभाव समास है। ठीक है, आ जन्म मतलब कि क्या हुआ कि जन्म भर। आ पहला पद हो गया और दूसरा पद जन्म हो गया। ठीक है, इसी तरह आप अव्ययभाव समास में देख सकते हैं। आप इसमें याद रख सकते हैं यथाशक्ति। यथा शक्ति, ये इंपॉर्टेंट है। यथाशक्ति, यथासंभव। ठीक है, आप इसमें याद रखिएगा अव्ययभाव समास में कि इसमें हमारा क्या होगा कि एक उपसर्ग लगा होगा। ठीक है, या फिर अव्यव होगा, उसमें हम क्या कहेंगे? यह अव्ययभाव समास हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट बात करते हैं तत्पुरुष समास। तो जिस समास में दूसरा पद प्रधान हो और समास करने पर विभक्ति कारक चिन्ह का लोप हो जाए, ठीक है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। तो जब कोई हमें समासिक पद या समस्त पद दिया रहेगा, उसका विग्रह करेंगे, जब हमें कारक मिल जाए तो उसको क्या कहेंगे? उसको तत्पुरुष समास कहेंगे। ठीक है, यानी कि जब उसका समास करेंगे तो उसका कारक चिन्ह लोप हो जाएगा। जब विग्रह करेंगे तो कारक चिन्ह हमको मिल जाएगा। उसी से हम क्या करेंगे कि वो पाएंगे यह तत्पुरुष समास है। तो जैसे कि जानते हैं कि समास में जो होंगे वो भी यहाँ पे हो। जैसे कि इसमें संप्रदान तत्पुरुष दिया है, ठीक है, प्रकार में। तो आप देखते हैं कि संप्रदान कारक की विभक्ति के लिए का लोप हो जाता है, उसे संप्रदान तत्पुरुष कहते हैं। जैसे देश का को के लिए, संप्रदान का क्या है आपके लिए? का को के लिए। ठीक है, तो के लिए का लोप हो जाता है, तो देशभक्ति। ठीक है, तो देश के लिए जो भक्ति है, देश के लिए भक्ति। ठीक है, इसका विग्रह बना, समस्त पद क्या बन गया? देशभक्ति। ठीक है, इसमें पहला पद हमारा देश और दूसरा पद भक्ति हो गया। तो इसमें क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास में हो जाएगा। देशभक्ति में तत्पुरुष समास हो जाएगा। लेकिन इसमें अगर इसका पूछे कौन सा प्रकार उप प्रकार का है, तो इसमें बोलेंगे संप्रदान तत्पुरुष। ठीक है, उसी तरह करण तत्पुरुष। ठीक है, तो इसमें क्या से विभक्ति आएगी? हस्तलिखित। तो हस्त से लिखित। ठीक है, यानी कि हाथ से जो लिखा गया है उसको हस्तलिखित कहते हैं। ठीक है, इसमें करण तत्पुरुष हो जाएगा। कर्ण तत्पुरुष इसमें क्या है? को आएगा, तो गगनचुंबी। ठीक, याद रखिएगा, गगन को चूमने वाला। ठीक है, इसमें आप बात करें, फिर आएगा अपदान में। ठीक है, अपदान में देखेंगे कि अपदान में से विभक्ति का लोप होता है। तो अपदान में क्या होता है कि अलगाव का एक संबंध दिखता है। ठीक है, अपदान में तो रोग मुक्त। ठीक है, तो रोग से मुक्त। ठीक है, ये लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, जिसमें अलगाव दिखे वो। ठीक है, पहला पद रोग, दूसरा पद मुक्त हो जाएगा। उसी तरह संबंध तत्पुरुष में राजकुमार। ठीक है, राजपूत, राज। ठीक है, ये सब हो जाएगा। तो इसमें क्या है कि राजा का कुमार, राजा का बेटा। ठीक है, राजकुमार। क्या है कि संबंध दिख रहा है का के की। ठीक है, का की के। ठीक है, राजा का कुमार, राजा का पुत्र। ठीक है, राजपुत्र। ये सब क्या? राजकुमारी। ये सब क्या होगी? तत्पुरुष समास के उदाहरण हो जाएंगे। उसके बाद अधिकरण में क्या होगा? अधिकरण में आपका जैसे कहता है में पर होता है। ठीक है, तो अधिकरण समास में गृह प्रवेश, तो गृह में प्रवेश। ठीक है, अब बात करते हैं हम तत्पुरुष समास के दो उपभेदों पर, कर्मधारय समास और द्विगु समास के ऊपर। तो कर्मधारय समास में क्या है कि कर्मधारय समास का पहला पद विशेषण होता है और दूसरा पद विशेष से होता है। ठीक है, अथवा एक पद उपमान, दूसरा पद उपमेय होता है। जैसे पीताम्बर। ठीक है, यानी कि पीत है अंबर जिसका। ठीक है, पीत है जो अंबर। ठीक है, तो पीत शब्द क्या है यहाँ? पीत से क्या है कि पीला है। ठीक है, और पीला क्या है कि विशेषण हो गया इसका है अंबर शब्द का। तो यहाँ कर्मधारय समास में क्या होता है कि विशेष और विशेषण रहता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा पहचानने के लिए आप। द्विगु में क्या है कि इसमें संख्यावाचक पद होते हैं जो किसी संख्यावाची समस्त पद का बोध कराते हैं। जैसे जैसे आप देखेंगे
चौराहा, ठीक है, तो 4 राहों का समाहार, ठीक है। नवरत्न, तो 9 रत्नों का समूह, ठीक है। इसी तरह हम कर्मधारय समास में अगर उदाहरण देखते हैं तो नीलगाय, ठीक है, नीलकमल। यहाँ क्या है, नील जो है आपका क्या है, विशेषण है। यह किसकी कमल की विशेषता बता रहा है कि वो कैसा है, नीला है। नीला गाय, ठीक है, ये सब याद रखिएगा। आगे बात करते हैं द्वंद्व समास की। तो द्वंद्व समास में क्या है कि जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं और उनके समास करने पर और अथवा का लोप हो जाता है। जैसे आप इसमें देखेंगे कि एक डैश का चिन्ह लगा रख सकता है इसके पहचान में आप, और इसके जब विग्रह करेंगे तो और मिलेगा, ठीक है। जैसे कि दाल भात, ठीक है, दाल और भात, रात दिन, एक क्या है कि ये सब एक अपोजिट शब्द होते हैं, क्या एक जोड़ा बनता है, ठीक है। जब इसमें आप जोड़ा देखिएगा तब आप समझिएगा कि वहाँ क्या है, द्वंद्व समास है। अब बात करते हैं बहुव्रीहि समास की। तो जहां दोनों पद क्या होता है, गौण होते हैं। यहाँ दोनों पद गौण होते हैं, ठीक है। तो गौण से क्या तात्पर्य है यहाँ कि किसी अगर गौण होंगे तो वो क्या करेंगे, किसी तीसरे पद की ओर संकेत करेंगे, ठीक है। जहाँ कोई पद प्रधान नहीं होता है, एक अलग अर्थ निकलता है। जैसे आप देखेंगे लंबोदर, ठीक है, लंबा है उधर जिसका, ठीक है। तो अगर इसमें कोई अर्थ ना ले हम तो यह क्या हमारा कर्मधारय समास होगा। लेकिन जब इसमें हम विशेष अर्थ लेते हैं कि लंबोदर किसके लिए उपयोग किया जाता है, गणेश जी के लिए, तो यहाँ क्या हो, बहुव्रीहि समास हो जाएगा। उसी तरह क्या हो जाएगा, पीताम्बर इत्यादि जो है आपके बहुव्रीहि समास हो जाएंगे, ठीक है। एक अंतर दिया गया है बहुव्रीहि और कर्मधारय समास में। तो आप देखेंगे कि समास के कुछ उदाहरण ऐसे हैं जो कर्मधारय और बहुव्रीहि दोनों समास में आते हैं, ठीक है। इन दोनों में अंतर जानने के लिए इनका विग्रह आपको जैसे समझेंगे, ठीक है, तब आपको जब आप विग्रह करेंगे तब आपको मिल जाएगा। जैसे कि बहुव्रीहि और द्विगुणी समास में जो अंतर है, ठीक है, तो बहुव्रीहि और द्विगुणी समास में क्या अंतर है कि बहुव्रीहि समास में क्या होगा कि वो विशेष अर्थ निकलेगा, द्विगुणी वाले में संख्यावाचक होगा, ठीक है। और उसमें क्या होता है कि उसका दूसरा पद क्या होता है बहुव्रीहि वाले में कि विशेष से होता है, और पूरा पद ही विशेषण का कार्य करता है, वो किसी और की विशेषता बताता है। जैसे दोनों समासों का अंतर रखा जाता है, जैसे चतुर्भुज जो है आपको द्विगुणी समास के अंतर्गत भी रखा जाता है। और कभी कभी चतुर्भुज क्या है कि विष्णु के लिए उपयोग किया जाता है, समांतर चतुर्भुज द्विगुणी समास के लिए उपयोग होता है। त्रिनेत्र वगैरह जो है आपका उसी में आते हैं। अब एक शॉर्ट ट्रिक के ऊपर बात करें हम, तो आप देखिए यहाँ तत्पुरुष में है आपका, आप इसको नोट कर लीजिएगा। तत्पुरुष में आपको क्या मिलेगा, कारक, ठीक है। तत्पुरुष में आपका कारक मिलेगा। अव्यय भाव में क्या मिलेगा, यह समास पहचानने का आपको तरीका बता रहे हैं। अव्यय भाव में आपको मिलेगा उपसर्ग, ठीक है, आप नोट कर लीजिए इसको, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तत्पुरुष समास में आपको मिलेगा कारक, ठीक है। अव्यय भाव समास में मिलेगा आपको उपसर्ग, ठीक है, नोट कर लीजिए आप। तत्पुरुष समास में आपको क्या मिलेगा, कारक, जैसे कि राजपुत्र, ठीक है, राजा का पुत्र, राजा का बेटा, राजकुमारी, ठीक है, राजमहल, क्या है कि सब में संबंध और कारक दिखा रहा है, ठीक है। अव्यय भाव में क्या होगा आपको, अब उपसर्ग लगा, यथाशक्ति, यथासंभव, ठीक है, आजन्म, ठीक है। जब आगे बात करते हैं इसी में, तो फिर आता है कर्मधारय समास, ठीक है। तो कर्मधारय समास में आप क्या याद रखिएगा कि इसमें आपको, हाँ, इसमें आपको विशेष से और विशेषण देखने को मिलेगा। यानी कि उसमें क्या है कि विशेषता बताया जाएगा आपको, रंग, ठीक है, रंग रूप गुण आदि जो देखने को मिलेंगे, ठीक है, उसमें आप देख लीजिएगा कि वो कर्मधारय समास होगा। इसका इसे भी आप नोट कर ले। कर्मधारय समास में आपको कैसे पहचानेंगे, तो इसमें आपको क्या होगा कि विशेष और विशेषण मिलेगा, रंग रूप इत्यादि उसके गुण के बारे में बताया जाएगा। जब आगे बात करते हैं तो जब द्विगु की बात करेंगे, ठीक है, तो द्विगु में क्या होगा हमारा, द्विगु में हमारा क्या होगा कि संख्या दिखेगा,
द्विगु में हमारा संख्या दिखेगा 1 2 3 इस तरह से, ठीक है, संख्या दिखेगा। उसी तरह फिर द्वंद्व में बात करेंगे तो द्वंद्व में हमारा क्या दिखेगा, द्वंद्व में एक डैश का चिन्ह दिखेगा बीच में, जैसे कि दाल भात, ठीक है, दाल और भात के बीच में डैश रहेगा। और जब उसका विग्रह करेंगे तो हमको और एवं, ठीक है, मतलब कि पेड़ा का जो पेयर है, ठीक है, उसका एक भाव मिलता है। और एवं अथवा, ठीक है, ये सब देखने को मिलेगा। अब आता है हमारा बहुब्रीहि समास। तो बहुब्रीहि समास में क्या मिलेगा, बहुब्रीहि समास में हमारा मिलेगा एक विशेष अर्थ, ठीक है, जो एकदम अलग हो, एक विशेष अर्थ, एक विशेष अर्थ। उदाहरण में देखें हम तो बहुब्रीहि समास में क्या उदाहरण हो जाएगा आपका, एक देखिए त्रिभुवन, ठीक है, शिव जी के लिए कहते हैं लंबोदर। ये सब क्या हो जाएंगे, बहुब्रीहि समास के उदाहरण हो जाएंगे, ठीक है। बाकी ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप यहाँ ज्वाइन कर सकते हैं, एमसीक्यूज आते हैं, ठीक है, आप अपनी तैयारी को एमसीक्यू के माध्यम से और बेहतर कर सकते हैं। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं कोई भी अगर क्वेरी हो तो, ठीक है। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। बहुत जल्द हम लोग क्रैश कोर्स चालू करने वाले हैं जिसमें आपको 45 डेज 45 से 50 दिन के अंतर्गत आपको पूरा तैयारी, एक प्रॉपर तैयारी कराया जाएगा। अगर जो लोग कर चुके हैं तैयारी उनके लिए तो और अच्छा है, उनका रिवीजन होगा। और जो लोग बोर्ड्स में बिजी थे, ठीक है, उनके लिए ये होगा कि बोर्ड्स के बाद एक अच्छी तैयारी वो कर पाएंगे। तो इसके लिए क्या करिए कि हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपसे कोई नोटिफिकेशन मिस ना हो।